वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 21 अक्टूबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में यूपीएससी स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट हिंदी स्टेट पीसीएस हैं उनके लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसके मेन पार्ट सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जो गवर्नमेंट कंपीटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट लेवल के सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम आप लोग प्रिपेयर होते हैं, उसमें पीटी स्तर के प्रश्न कौन कौन से आज के न्यूज़ पेपर में आया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि आज आप लोग अंतिम तक ज़रूर न्यूज़ देखिएगा, इसमें बहुत से पीटी फैक्ट मेंस फैक्ट टॉपिक को कवर किया गया है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरा प्रयास रहेगा अंतिम न्यूज़ तक आप लोग पहुंचाने का। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल युक्ति आईएएस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने और नए लिसनर व्यूअर हैं, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो 10,000 का टारगेट रखा गया है सब्सक्राइबर का जल्द से जल्द पूरा हो और हम लोग स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट हो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, जो भी सुझाव हैं जो भी समस्याएं वहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए, ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने से आप लोग को बहुत सा फ़ायदा होगा। इसका की नोट्स, पेपर अंडरलाइन पेपर पीडीएफ सभी चीज़ें आपको ऐप पर ही अवेलेबल होंगी। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस 2022-23 का पैकेज बना हुआ है, जिसका मात्र प्राइस रखेगा 229 अर्थात 299 रुपये रखा गया है। और यह 1 साल तक आपको इसमें की नोट्स दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, अंडरलाइन पीडीएफ दिया जाएगा और डायरेक्ट टू वे कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए वहाँ पर फॉर्मेट दिया जाएगा। साथ ही जितने भी मेंस के होमवर्क सीरीज़ हैं आपको इसी पैक के तहत दिया जा रहा है, तो आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। जो अभी तक परचेज नहीं किए हैं जल्द से जल्द परचेज कर लें, नहीं तो समस्या विकट नहीं हो जाए, क्योंकि आप लोग के सामने 2 से 3 महीने का पीडीएफ बल्क में आ जाएगा तो फिर समस्याएं आपको ही होंगी। इसलिए समय के साथ सभी चीज़ों को करते जाइए ताकि आप पर एजुकेशनल दबाव ना पड़े, ताकि और बेहतर तरीके से आप उभरें और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को प्राप्त कर सकें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिंक आप लोगों को सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया रहता है। जो भी आपको लिंक उपयोगी है आपके दृष्टि से उसका उपयोग कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। डेली इवनिंग में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराया जाता है आप लोगों को, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होते जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने वाले स्थिति के जो प्रश्न होते वो प्रश्नों को शामिल किया जाता है, जिसमें टॉपिक वाइज सेक्शन कवर किया जा रहा है। तो अभी पॉलिटी का चल रहा है, जल्द ही नए सब्जेक्ट से टेस्ट स्टार्ट होगा। जो लोग अभी तक क्विज में नहीं जुड़े हैं क्विज में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पहले ही पेपर में आप लोगों को एक खबर, खुशखबरी वाली खबर है कि देश में अब 10 लाख भर्ती करेगा केंद्र सरकार। तो इसके लिए कवायद शुरू हो गई। विशेष भर्ती अभियान या रोजगार मेले के रूप में इसे शुरू किया जाएगा। लगातार यह वर्तमान सरकार के पास यह दबाव रहता था विपक्षी दलों के लिए कि जो 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी उसकी स्थिति क्या है। तो सरकार को भी प्रथम दृष्टया ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि देखिए, सरकार के पास 2-3 कार्य ऐसे होने चाहिए जो प्राथमिकता के साथ होनी चाहिए। क्या होता है, इससे जो प्राथमिकता में जो कार्य होंगे उसका एक अम्ब्रेला योजना की तरह यह काम कर सकता है। अगर एक समस्या का निदान बेहतर तरीके से कर दिया जाए तो उससे अन्य समस्याओं का निदान हो सकता है। जैसे रोज़गार है, रोज़गार आप देते हैं तो उससे केवल व्यक्ति विशेष को सशक्त नहीं करते, उससे परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है, और समाज सशक्त होता है तो राज्य सशक्त होता है, और राज्य सशक्त होता है तो देश सशक्त होता है। क्योंकि और आय का सृजन बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है, लोगों के पास खरीद की जो कैपेसिटी है बिल्डअप हो जाती है। तो उद्योग बाज़ार में भी आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डिमांड्स वहाँ अधिक हो जाएंगे। मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति के पास 1,000 रुपया मासिक आय है, मान के चलिए, बहुत से ऐसे लोग हैं। इसी व्यक्ति को अगर 10,000 रुपया मासिक आय आ जाए तो क्या ये व्यक्ति कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा? ये किसी खाद्य वस्तु पे इन्वेस्ट करेगा, दूसरा किसी प्रकार का ये आपको किसी प्रकार का सामग्री खरीद सकता है जो विलासिता का सामग्री है, जो आपको किसी प्रकार से
अपने जन उपयोगी कार्य में करेगा। तो इससे क्या होता है, बाज़ार में मांग बढ़ती है, बाज़ार में मांग बढ़ती है तो क्या होगा, उससे बाज़ार में मांग बढ़ेगी तो आय में सृजन होगा बहुत से लोगों का, रोज़गार, वहाँ अन्य रोज़गार, अप्रत्यक्ष रोज़गार, प्राइवेट फंड में रोज़गार बढ़ेगा। इसी प्रकार मान लीजिए किसी को नौकरी मिलता है तो वर्तमान में नौकरी तो न्यूनतम जो मासिक आय है 20,000 रुपया मान के चलिए, तो इसी प्रकार से वो आय अन्य स्रोतों में डाइवर्ट हो जाता है। तो देखिए यह सबसे बड़ी समस्या रोज़गार को माननी चाहिए सर, किसी भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को रोज़गार को प्राथमिकता में रखनी चाहिए, जिससे एक अगर समस्या का समाधान हम लोग करते, देश के युवाओं में हाथों में रोज़गार होगा, उससे अन्य चीज़ों को समझा जा सकता है, उसको पूरा किया जा सकता है। ऐसे ही स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता में रखना चाहिए। अगर स्वास्थ्य सही होता, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होता है सरकार के स्तर पर, तो स्वास्थ्य देखिए जो भी अन्य इसके एस्पेक्ट है वो पूर्ति हो। जैसे सरकार को खर्च कम करना पड़ेगा आय के अन्य स्रोतों में, जैसे आप बहुत से सरकार देखती योजनाएं चलाती होंगी, इसी प्रकार आपको अगर सुदृढ़ होगा तो जो मानकीकरण है वो भी बढ़ेगा, आय औसत आय में वृद्धि होगी, और भी ये चीज़ें हैं जो मातृत्व मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, वो सब कमी होगी। पौष्टिक आहार जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो देखिए साथ में SDG गोल जो हम लोग निर्धारित किए वो भी पूर्ति में कहीं ना कहीं कार्य करेगा। तो देखिए सरकार को प्राथमिकताओं के साथ काम करनी चाहिए, एक लिस्ट फेयर होनी चाहिए। लिस्ट में मान लीजिए 5 प्राथमिकताएं आप निर्धारित कर दीजिए, हम इस 1 साल में या 1 से 5 साल के अंदर इन प्राथमिकताओं को अंतिम रूप से प्राप्त करने का लक्ष्य रखेंगे। तो देखिए होगा क्या, इससे बहुत से बाय प्रोडक्ट के रूप में चीज़ें पूर्ति हो जाएगी लोगों का। तो सरकार को भी ऐसी करनी चाहिए, दशा दिशा के साथ काम करनी चाहिए। फिलहाल खुशी का बात है, खुशी की यह है कि लगभग 10 लाख लोगों की भर्ती होगी, जिसकी शुरुआत अग्निवीर के योजना से हो गई है, और भी विभाग में ये सब चीज़ें अपडेट होंगी। तो चलिए हम भर्ती अभियान जो है पर कल शुरू होगा, जिसमें 75,000 युवाओं को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पद। तो बहुत बेहतर कार्य हो रहा है। अब देखिए सब चीज़ें, इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, बहुत सी चीज़ें समझेंगे हम लोग बाद में। अभी चीज़ें जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं हम लोग उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर पुनः देखिए जो भारत और ब्रिटेन यूके के संदर्भ में जो राजनीतिक और संबंध है वो उसमें देखिए कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए किसी देश का आंतरिक स्वरूप में बदलाव किसी देश की विदेशी नीति को भी प्रभावित करता है। तो यह टॉपिक आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है इंटरव्यू में या मेंस में, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हालिया यूके की राजनीतिक अस्थिरता के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति किस रूप से प्रभावित हुई है। तो देखिए अभी बात होगी इस पर आगे। देखिए क्या हुआ है, टैक्स कटौती के फैसला वापस होने पर राजनीतिक झंझावत इंग्लैंड में, ब्रिटेन में देखने को मिल गई और प्रधानमंत्री जो लिज ट्रस है गुरुवार को इस्तीफा दे दी। वह अपने वादे करके प्रधानमंत्री के लिए चुनी गई थी, उन्हें पूरा नहीं कर सकी इसलिए इस्तीफा दे दी। देखिए यहीं पर लोकतंत्र का जो उच्च मानक है प्रदर्शित होता है। इन्होंने अपने कैंपेन में बजट या टैक्स कटौती के संदर्भ में कुछ बात की थी कि हम लोगों के टैक्स कटौती करेंगे जिससे उनकी आय वृद्धि होगी, लोगों पास सृजन होगा, पैसे ज़्यादा होंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो बहुत से इसके डायग्राम हैं। तो किसी हालिया विवाद में आप लोग को बताया भी मैंने था कि यहाँ पर टैक्स कटौती के संदर्भ उनकी पार्टियों में भी विरोध शुरू हो गया था, जिसके एवज या बनस्पत ये अपनी पार्टी से अपनी जो विश्वास मत है वो खो देती है। तो इसी संदर्भ में देखिए अपनी वादे को पूरा नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने पार्टी से अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए भारत में भी ऐसे मानक को अपनाना चाहिए, ऐसे मानक को देखिए कार्य के प्रति जवाबदेह होना सबसे इम्पोर्टेंट है। कार्य करना ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, कार्य के प्रति जवाबदेह होकर कार्य करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको लोकतांत्रिक स्वरूप में लाता है। तो देखिए बेहतर यहाँ ये होगा कि जब भी आपसे प्रश्न पूछे कार्य के प्रति जवाबदेहता, तो केस स्टडी के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर इनके इस हालिया घटनाक्रम के रूप में वर्णन कर सकते हैं। इससे आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका जो जवाबदेहिता है वो सुनिश्चित होती है। इसी के साथ देखिए कुछ घटनाक्रम याद रखिएगा
कि नए प्रधानमंत्री शपथ लेने तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेगी सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी, जो अगले सप्ताह ट्रस्ट के उत्तराधिकारी के नाम में घोषणा कर सकती है। तो देखिए किस पार्टी से है, देखिए पीटी फैक्ट में ये सब प्रश्न पूछ देता है। जैसे अमेरिका के चुनाव में जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका तो क्रम तक पूछा गया है एग्ज़ाम में, साथ ही ये बीपीएससी में पूछा ही गया। साथ ही साथ देखिए किस पार्टी से होते हैं ये भी पूछा गया। तो ये सब ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के ये थे उम्मीदवार। साथ में देखिए यह 2 चीज़ें और भी कर गई, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री ब्रिटेन की हो गई है। तो एक पीटी फैक्ट आप लोग को यहाँ भी मिलता है जो 44 दिनों का मात्र है। उससे पहले सबसे छोटा कार्यकाल उनके पहले सन 1827 में जॉर्ज कैनिंग और 119 दिन के प्रधानमंत्री रहे थे। और भी लिस्ट है नीचे के पेज में, हम लोग बात करेंगे उसमें जाके। ट्रस्ट ने नागरिकों की महंगाई से निजता दिलाने के लिए टैक्स कटौती का वादा किया था और कंजर्वेटिव पार्टी के आंतरिक चुनाव जीता था। तो वादा की टैक्स कटौती में कह दिए थे पर टैक्स कटौती नहीं कर पाए, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए अब हो गया कि सुनक जो भारतीय मूल के जो ब्रिटिश हैं नागरिक हैं, सुनक ने वर्तमान आर्थिक परिवेश में टैक्स कटौती के वादे को खतरनाक बताया था, जिसके विरोध में उनको बहुमत नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए किसी आम व्यक्ति को क्या चाहिए, टैक्स में कमी चाहिए ताकि कम पैसे वो सरकार को दे और उन व्यक्ति के पास अधिक पैसा हो। यही चाहता, यही लालच सभी व्यक्ति विशेष में रहता, वो इंडिया में हो या ब्रिटेन में हो या अमेरिका में हो या चांद पर जाके कोई व्यक्ति रहे। व्यक्ति अपना स्वार्थ सबसे पहले देखता है। वही यहाँ पर देखिए इस जो सुनुक थे राष्ट्रपति दौर में शामिल थे, उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा था कि यह जो टैक्स कटौती है वर्तमान आर्थिक परिदृश्य जो ब्रिटेन का है उसके संदर्भ में खतरनाक होगा। तो इसलिए मैं कटौती नहीं करूंगा। पर ट्रस्ट जी ने क्या बोला, मैं कटौती करूंगी, उसके लिए नियम कानून बनाए जाएंगे। तो वो देखिए वो कर नहीं सकी, इनके बातें सही हुई थी। तो यहाँ चीज़ें समझिए कि अब है, अभी हालिया घटनाक्रम में 2-3 चीज़ें याद रखिए कि मंत्री पुनः जो प्रधानमंत्री चुनाव होगा ब्रिटेन में, कंजर्वेटिव पार्टी जो अपना आंतरिक चुनाव करके देगी, तो उसमें सुनुक जी प्रथम उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे। और भी है, जॉनसन भी है, अभी वर्तमान पूर्व जो प्रधानमंत्री थे वो भी हैं और वर्तमान वित्त मंत्री वो भी हैं, रेस में शामिल हो गए हैं। तो अब घटनाक्रम फिर देखने को मिलेगा या पुनः इंग्लैंड में चुनाव होंगे, वो सब सारे चीज़ होंगे। देखिए इससे हुआ क्या घटनाक्रम में, विदेश नीति में देखिए ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन और भारत के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते कुछ और दिनों के लिए टल गया है। तो बोरिस जॉनसन के बाद लीज ट्रस ने भी भारत के साथ इस समझौते की इच्छा जताई थी। अब उसके उत्तराधिकारी इसके बारे में फैसला लेंगे। तो भारत और ब्रिटेन के बीच देखिए जॉनसन के काल से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आपको FTA किया जाना था, पर जो ब्रिटेन के हालिया घटनाक्रम घट रहे जिसके कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, द्विपक्षीय व्यापार को जो संबंध है समझौते होते हैं उसके संदर्भ में और भी वेट करना पड़ेगा। तो विदेश नीति हमारा कहीं ना कहीं इस रूप से प्रभावित हो रहा है। तो ये भी हम लोग को देखने का विषय होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब बात करेंगे। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में। इसे आम तरीके से मत सोचिएगा कि आप एक सतही ज्ञान देकर इस टॉपिक को कवर कर सकते। इसके लिए बेसिक और इसके लिए आपको इन्वायरमेंट, इसके साथ साथ धार्मिक और साथ ही साथ एक व्यक्ति परक समझ होगी तो ही जाके इस टॉपिक को बेहतर आंसर लिख पाइएगा। या इंटरव्यू में आपसे डायरेक्ट पूछ दिया गया कि दिवाली जैसे अवसरों पर या हिंदू त्यौहार जैसे अवसरों पर शीर्ष अदालतों का बयान या शीर्ष अदालतों का आदेश क्या धार्मिक जो भावना है उनको ठेस नहीं पहुंचाता है। तो आपसे जब ये प्रश्न पूछेगा तो आपके पास वो सारे लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल आपके पास आंसर के मानक होने चाहिए जिसके आधार पर उसको काउंटर कर सके। अगर शीर्ष अदालत ऐसी बात बोली तो उसके पीछे कुछ बातें होंगी। ऐसे ही शीर्ष अदालत एक तरफा डिसीजन तो दे नहीं सकता है, अगर देता भी है आप इसका कंडेम भी करते हैं तो देखिए आपके पास उसका ठोस आधार होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि नहीं चलिए धार्मिक आधार पर हम इसका अवलोकन कर लेते हैं या तो शीर्ष अदालत ने गलत बोला। ऐसे अगर किया जाएगा तो सभी धार्मिक जो आधार है वो आहत होंगे या
या तो वो मुस्लिम समुदाय के प्रति जो जिन अदालतों ने निर्णय दिया वो भी प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले ये समझिए क्या उस टॉपिक के बारे में सही आकलन करने की स्थिति में है या नहीं है, तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ में। यह टॉपिक आपके यूपीएससी जीएस पेपर 2 और 3 जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 उसके संदर्भ में संबंधित टॉपिक को कवर करेगा। साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 में उसमें भी आपको कवर करेगा। और स्टेट पीसीएस वाले अभ्यर्थी आप अपने जीएस पेपर जो 1, 2, 3 बहुत जगह 1, 2 पेपर होता है, किसी जगह जैसे यूपी पीसीएस में 4 जीएस के पेपर हैं, तो आप लोग दोनों जगह आप इस टॉपिक को मिलान कर लीजिएगा, टॉपिक को टैली करवा लीजिएगा आपके किस जीएस पेपर में है, उसके बाद इस न्यूज़ को कवर कीजिएगा। चलिए, क्योंकि यूपीएससी का मैं तो यहाँ दे सकता हूँ, हर स्टेट का अलग दूंगा तो यहाँ ये जगह है ना भर जाएगा, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए अपने स्तर पर भी इसे कार्य करने की इस टॉपिक का। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी पहले कि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो अपना सिलेबस अपने टेबल के पास रखिए, सिलेबस को टैली करते रहिए, न्यूज एनालिसिस के कौन से न्यूज़ से आ रहा है, कौन से टॉपिक से न्यूज़ कवर हो रहा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो वीडियो कि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस को का की नोट्स कैसे बनाए, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक दिया रहता है, तो आप लोग उसे कवर कर सकते हैं। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक अवेलेबल है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग इस पर विस्तृत बात करेंगे, उससे पहले कुछ बातें यहाँ पर स्पष्ट कर लेते हैं। न्यूज़पेपर में वर्तमान हालिया घटनाक्रम क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखिए, याचिकाकर्ता थे वकील मनोज तिवारी, भाजपा जो नेता है, सांसद हैं मनोज तिवारी, उनके वकील गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने याचिका दायर की है कि जो प्रतिबंध दिल्ली सरकार वर्तमान में लगाई है, जो पूर्ण प्रतिबंध है, उस पर सुनवाई की जाए। तो वकील ने कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए, ये सुनवाई के दौरान वकील को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो पीठ ने कहा और भी तरीके हैं त्यौहार मनाने के, अपना पैसा मिठाइयों पर खर्च कीजिए। अब भाजपा सांसद जो नेता है सुप्रीम कोर्ट सांसद हैं और प्लस नेता मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर कर दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों की खरीद, बिक्री और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, इसको पहलम दृष्टिया देखा जाएगा ना, तो दिल्ली सरकार का जो कार्य है वो एक तरफी नज़र आएगा, मनोज तिवारी का जो संदर्भ है वो सही नज़र आएगा। पर इसका सही आकलन कैसे किया जाए ये आगे मैं बताऊंगा कि नहीं, क्या दिल्ली सरकार वर्तमान दिल्ली का जो स्थिति है उस पर क्या खरीद, बिक्री और प्रयोग पर पुनः प्रतिबंध लगाना आवश्यक है या नहीं, या यह धार्मिक भावनाओं को टारगेट करके ये किया गया है। तो ये हम जब तक पूर्ण आकलन न कर ले तब तक इस पर अपना व्यू अभी तक नहीं लगाइएगा कि सर ने ऐसा बोल रहे हैं। जब तक अंतिम शब्द मैं नहीं बोल दूं तब तक इसके संदर्भ में दूसरे चीज़ों को मत समझिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो एक न्यूट्रल व्यू लेकर आइए, एक एस्पिरेंट के तौर पर, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के तौर पर, जहाँ पर बौद्धिक प्रबलता जिनमें अधिक हो। ऐसा नहीं कि किसी धार्मिक आधार पर मैं कुछ बातें बोल दिया तो आप बुरा मान जाइए। अगर मान जाते हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म पर आप नहीं रहिए, क्योंकि देखिए, आपको जब तक यह समझ नहीं विकसित होगी कि किसी समस्या का सही कारक क्या है और नेगेटिव उसका इम्पैक्ट क्या है, तब तक आप एक एस्पिरेंट के तौर पर नहीं सामने आ सकते हैं। आपका यूपीएससी या पीसीएस क्लियर नहीं होगा जब तक आप अपने बातों में, अपने कार्यों में न्यूट्रल नहीं होते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस में न्यूट्रल व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल किसी टॉपिक पर वो एक मध्यस्थ रूप से नज़र रखता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर कोर्ट ने उनसे पूछा है, जो मनोज तिवारी के वकील शशांक शेखर झा हैं, उनसे पूछा कि क्या आप दिल्ली एनसीआर के अस्थायी निवासी हैं या नहीं, है ना, उनसे पूछा गया है। क्या आपने प्रदूषण देखा है, हम यहाँ और प्रदूषण नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो 3 सवाल किया उनसे, और तीनों कहीं न कहीं एनसीआर जो है, दिल्ली एनसीआर, उसके संदर्भ में उचित भी है। तो क्यों है उचित? हाल में पराली ला संकट आप लोगों को मैं लगातार कवर कर रहा हूँ, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। दिल्ली, पंजाब में प्रदूषण होता है, हरियाणा में होता है, फिर दिल्ली में होता है, और ये स्तर लगातार हो रहा है। तो इस पर लगातार न्यूज़ आपको कवर किया था। आज मैं पटाखे, दीपावली में पटाखा जो छोड़ा जाता है
उसके संदर्भ में भी आकलन करके आपको चीज़ों को स्पष्ट करूंगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पराली जलाने के कारण है, इनका वकील का कहना था। हाँ, ये एक कारक है, यह भी माना जा सकता, एकमात्र कारक ये नहीं कहा जा सकता है, एक कारक जरूर यह सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही साथ देखिए, दिल्ली सरकार ने 2022 में पटाखों का स्टोरेज, बिक्री और चलाने के तत्काल प्रभाव पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि उस समय जो 2021 के दीपावली के दौरान कुछ राज्य में पटाखे बिक्री पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया, उसने पटाखों के पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया, मान्य श्रेणी पटाखों को इजाज़त दी है। पर इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने इस जो आदेश मिला उसके एवज में 2022 में आपको पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब 1 जनवरी 2023 से इन पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने दिल्ली सरकार के निर्णय चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो चलिए, अब ये सब घटनाक्रम था, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके मेन पॉइंट, सब पॉइंट, एग्जाम ओरिएंट किन किन टॉपिकों को कवर किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पटाखों के जलाने से क्या प्रदूषण होता है, सबसे पहले ये समझिए। जब ये समझ जाइएगा तो इसके संदर्भ को समझिएगा, क्यों कोर्ट ने ऐसा कहा है। क्या यह एक पक्षीय है या बहुपक्षीय उद्देश्यों को पूर्ति करता है, तो हम लोग इस पर देखेंगे। पटाखे जलाने से जलने से क्या हो प्रदूषण फैलता है या नहीं होता। तो पटाखों जलाने से उसमें उपस्थित मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जैसे रासायनिक लवणों के कारण चमक उत्पन्न होता है, जबकि इसमें ईंधन के रूप में गन पाउडर इस्तेमाल होता है। जो गन पाउडर यूज़ होता है बंदूकों में, उसका जिसका निर्माण चारकोल और सल्फर से होता है। और सल्फर किस लिए कितना हानिकारक होता है जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, यह आप लोगों को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मैंने बताया भी था। उसके मानकीकरण, सल्फर के अगर अधिक मात्रा आ जाए वातावरण में तो उससे क्या होता है। जब पटाखों को जलाया जाता है तो सभी लवण रंग उत्पन्न करते हैं, जो सीधे तौर पर लगभग 2.5 और PM जो 10 में बदल जाते हैं। ध्यान रखिए, जो वायु प्रदूषक के श्रेणी में जो रखा गया है उसमें PM यानी जो 2.5 है, पार्टिकुल मैटर्स 2.5 और पार्टिकुल मैटर 10 को भी रखा गया है। तो इसका भी आप पटाखों के संदर्भ में देखते हैं, वायु प्रदूषण के श्रेणी में आ जाता है। तो यह इस कारण से हानिकारक है। दूसरा, आप इसके साथ गन पाउडर जो सल्फर मौजूद होता है सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कितना आपको हानिकारक है जलवायु ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये भी समझिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड बदल जाता है और ये एक विषाक्त गैस का निर्माण करता है। यह भी आप लोगों को चीज़ें मैंने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समझाया था। अब देखिए, नोट याद रखिएगा, 2017-16 के लास्ट दिसंबर से 17 में आपको ध्यान रखिएगा, यह मामला पटाखों के संदर्भ में बार बार NCR सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जाता है। तो देखिएगा, जब 2016-17 के आंकड़े लिए गए थे संस्थाओं द्वारा, तो आश्चर्यजनक आंकड़ा प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि 2017 में पटाखों के अधिक उपयोग के बावजूद भी दीपावली के दिन पिछले वर्ष की तुलना में प्रदूषण का स्तर कम रहा है। यह 2017 का आंकड़ा दिया गया था, जब 2016-17 का। तो उसी संदर्भ में देखिए चीज़ें यहाँ बताई जा रही है, क्योंकि केवल पटाखों से अगर प्रदूषण होता तो एकमात्र कारक समझा जा सकता था कि नहीं, पटाखे को पूर्ण प्रतिबंध या तो उसका प्रतिबंध लगाना चाहिए, या बिक्री या तो पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। पर यहाँ आंकड़े ये भी कहते हैं कि दिवाली के दिनों में इसका उपयोग किया गया तो उसके पिछले वर्ष की तुलना में प्रदूषण का स्तर कम था। अर्थात 2016 में जो प्रदूषण का स्तर था उसके विभिन्न कारक थे, उसमें 2017 में पटाखे जलने के बावजूद भी कम रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पटाखे जलाने से एकमात्र प्रदूषण नहीं फैलता है, उसके पीछे बहुत से कारक रहे होंगे। तो उन कारकों को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे क्या है। अब चलिए, अब वो कारक देखिए। इसका कारण यह है कि शीत प्रदूषण का स्तर कई अन्य कारकों जैसे गंगा मैदानी क्षेत्रों में धान के फसल लगने वाली आग, अर्थात जो हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में लगता है,
जलावन के लिए डीजल का उपयोग जो हम गाड़ियों में उपयोग करते हैं, एनसीआर या हरियाणा, पंजाब जैसे, उत्तराखंड जैसे राज्यों में, आसपास जो पड़ोस एनसीआर के यूपी में, तो उसका उपयोग। साथ ठंडा मौसम में जो प्रदूषकों का फैलाव में अवरोध होता है, क्योंकि इससे प्रभावित होता है। अर्थात आप देखते हैं जब ठंड के मौसम में गैसों का जो होता है वाष्पीकरण का दर घट जाता है, जिससे वो सतह पर ही, जैसे भूमि का जो सतह है, मान लीजिए सतह है, उसकी कम दूरी पर इसका विचरण होता है, जिससे प्रदूषक की संख्या बढ़ जाती है, प्रदूषण का मात्रा बढ़ जाता है, पीएम जो पार्टिकल्स मैटर वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि बाहरी आवरण में सूर्य की किरणें कम आती है, जिसके जो अवशोषण और जो बजट है, ऊष्मा बजट, उसके जो आधार है बजट, ऊष्मा बजट के जो क्रियाकलाप है वो अवरोध हो जाता है, जिससे यह मेन कारण है शीत प्रदूषण, जिसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए, देखिए यहाँ पर चीज़ें मैं बताऊँ, यह पृथ्वी की सतह है। अब पहले गर्मी के दिनों में क्या होता है, सतह पर कुछ की होती है तो वो उसका विस्थापन ऊपर के लेयर में होता था, तो सतही जो प्रदूषण होता था वो प्रभाव तत्काल रूप से मानव पर नहीं दिखता है, ऊपरी सतह पर भविष्य में दिखाता है प्रभाव। मान लीजिए 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल का आंकड़ा ये हो सकता है, यह भविष्य के प्रदूषण के रूप में होगा। पर देखिए, जब इस प्रकार के घटनाएं होती, जैसे पराली जलाया जाता है जलावन के लिए, डीजल का उपयोग, या गाड़ियों में भी डीजल का उपयोग होता है, जैसे ठंडा मौसम प्रदूषण का अवरोधक होता है, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर ऊपर तो ठंडी लेयर होती है शीत के दिनों में, या धुंध होता है, बादल होता है, इसके नीचे ही सारे प्रदूषक जमा हो जाते हैं, तो इसका प्रभाव तत्काल रूप से मानव प्रवृत्ति पर देखने को मिल जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि ठंड के दिनों में इसका असर अधिक हो जाता है। तो ये चीज़, कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या पटाखे जलाने से प्रदूषण हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या सिर्फ पटाखे जलाने से ही प्रदूषण हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। क्या पराली जलाने से ऐसी समस्या हो रही है, ऐसा भी नहीं है। केवल डीजल जलाने से भी, डीजल का उपयोग हम अत्यधिक मात्रा में पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं गाड़ियों में, या जलावन के रूप में बहुत से जगह डीजलों का उपयोग किया जाता है। खदान जो फसल होता है उसमें सींचने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। तो क्या यह भी एकमात्र कारक है? नहीं है। इन सभी का समग्र जब हम कर लेते हैं और वायु में शीत प्रदूषक का कॉन्सेप्ट जब देख लेते हैं, आवरण अवरोधक देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को, तो समग्र रूप से यह प्रभाव देखने को मिलता है तत्काल संदर्भ में। तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्या, हाँ वास्तविक आधार क्या है। यही चीज़ अगर गर्मी में होगा ना, मान लीजिए दीपावली गर्मी के दिनों में होता, तो उतना प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलता पृथ्वी के सतही से पृथ्वी पर था। सतही जो पृथ्वी का आवरण है, जहाँ पर हम लोग का इन्वायरमेंट है, जो 5 से 10 किलोमीटर के आवरण में जो होते हैं, जिससे हम स्वच्छ वायु का या इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें प्रभाव कम दिखता है, क्योंकि यह जो धुआं होता है, इसके अवशेष होते उच्च वायुमंडल में जाके जमा होते, 30 से 40 किलोमीटर जो उच्च वायुमंडल है वहाँ पर, तो उसका भविष्य में परिणाम देखने को मिलता है। तो भविष्य में परिणाम क्या आता है? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आ जाता। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर्टिकल 21 अर्थात जीवन के लिए जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसके संदर्भ में समस्या देखने को मिल जाती है, और यहीं पर चीज़ें फंस जाती है, पेच यहीं पर फंस जाता है। इसका न कोर्ट निर्धारण कर पाता है, न जलवायु परिवर्तन के लोग निर्धारण कर पाते हैं कि समस्या का वास्तविक समाधान कैसे निकाला जाए, क्योंकि यह प्रकृति प्रदत्त कॉन्सेप्ट को भी बना देता है। क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति तो यहाँ है ही, बढ़ाता है, पर प्रकृति भी इसके साथ इस समस्याओं को और भी पेचीदा कर देती है कि इसका कैसे निवारण किया जाए। हम सब चीज़ से लड़ सकते हैं, प्रकृति जो कॉन्सेप्ट लेकर चलती है उससे हम लोग उसका विरोध प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार का अगर शक्ति हमें प्राप्त होता तो हम ही प्रकृति सृष्टि निर्माण कर देते हैं। तो हम कहने का मतलब, हम मानव की बात कर रहा हूँ, मेरे बारे में मत सोच लीजिएगा,
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पृष्ठभूमि क्या देखी जा रही है। 2016 का मैं आंकड़ा आपको दिया। 2017 में देखिए बात यहाँ है कि उच्चतम न्यायालय में ही दीपावली के दिन पूर्व दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पटाखे की बिक्री अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने हवाला या तर्क दिया था कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार या मौलिक अधिकार के संदर्भ में आता है और यह सबसे विस्तृत मौलिक अधिकार है। यह भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें सभी वो चीज़ें शामिल हो जाएंगी जो एक जीवन के लिए आधार है, जीवन जीने के लिए आधार होता है, वो सभी चीज़ें इस पर शामिल होंगी। आम जनता और पटाखा निर्माताओं के लिए लागू होंगे और अन्य अतः पटाखा देशव्यापी प्रतिबंध पर विचार करते हुए संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह माना था कि संतुलन के साथ कार्य करने की जरूरत है। अब इसी कॉन्सेप्ट में देखिए उस दौरान ग्रीन क्रैकर्स या पटाखों की चर्चा हुई थी, तो इसे भी आप लोग जान लीजिए क्या होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए बीपीएससी में इस बार इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा था। 67 का री एग्ज़ाम हुआ था कि जो रंगीन जो होता है रोशनी वो किस रसायन के कारण होता है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है इससे रिलेटेड। तो आप लोग ये सब चीज़ें देख लीजिए, समझ लीजिए। अब ग्रीन क्रैकर्स ऐसे पटाखे हैं जिन्हें फोड़ने के पश्चात हानिकारक रसायन या गैस उत्सर्जन नहीं होता है। ऐसे पटाखों में हानिकारक संगठकों का प्रयोग नहीं किया जाता है जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CECRI और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के जो वैज्ञानिक हैं कुछ ग्रीन क्रैकर्स या पटाखों जैसे सेफ वाटर रिलीजर, सेफ थर्माइट क्रैकर्स और सेफ मैकेनिकल एल्यूमिनियम्स विकसित किए हैं, जिसके आप पटाखों का आनंद भी ले सकते हैं और उससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इस प्रकार के पटाखों को आप YouTube पर सर्च कीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिए किस प्रकार के पटाखे होते हैं, वो देखने में कैसे लगते हैं, उसका फोड़ने के बाद वो किस प्रकार का एंजॉयमेंट देते हैं। तो जो वर्तमान पटाखा है ना, जो रासायनिक युक्त पटाखा, उसी के समतुल्य आपको आनंद देंगे। तो हम और आप इस प्रकार के पटाखों का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हाँ, हालांकि यहाँ पर इसका मूल्य में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, जो एक सबसे बड़ी समस्या है। तो जब बृहद ह्यूज मात्रा में जब इस पटाखों का ग्रीन क्रैकर्स या ग्रीन पटाखों का उत्पादन होने लगे, तब मूल्य भी इसमें कहीं ना कहीं हमारे बजट में आ जाएगा, इसके मूल्य में। तो ये सब चीज़ें देखिए, इसका साइड पार्ट के रूप में भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार इसके संदर्भ में और क्या कर सकती है, व्यक्ति विशेष क्या कर सकती है। अब क्या पटाखों पर प्रतिबंध क्यों उचित है, यह समझना है। पटाखे पर जो प्रतिबंध लगाया गया है क्या वो उचित है, इसे पहले समझिए। क्यों अनुचित है ये भी समझना है, उसके बाद क्या कदम उठाए जा सकते ये समझना है। तो चीज़ें मैं उसके बाद अपना व्यू बताऊंगा आपको। केवल मनोरंजन के लिए छोड़े जाने वाले पटाखों को नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन होता है, जैसा कि मैं पहले भी बताया, इसलिए इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरा कि यह सूक्ष्म कण इतने खतरनाक होते कि किसी के व्यक्ति के फेफड़े में जमा हो जाते, यहाँ तक कि यह रक्त प्रवाह में प्रवेश हो जाते, आपके ब्लड सेल्स हैं उसमें जाके यह शामिल हो जाते हैं और उससे बहुत से हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है स्वास्थ्य के संदर्भ में। अब नेक्स्ट है, दीपावली के दौरान अस्थमा और अन्य श्वसन विकारों से ग्रस्त लोगों के लिए विशेष कठिनाइयाँ होती है। जब सतही वायुमंडल में इस प्रकार के गैस अचानक बढ़ जाएंगे तो इस प्रकार के जो विकार वाले लोग होंगे, जिनको इस प्रकार की बीमारी अस्थमा, सांस लेने की बीमारी है, उनके लिए जीने तक की स्थिति में सवाल उठ जाता है। उनकी मृत्यु बहुत से लोगों की हो जाती है या कठिनाई उत्पन्न हो जाती है उनको उस समय। अब पटाखे उन रसायनों से बने तो जो स्वास्थ्य के लिए घातक होते, जो भी मैंने आप लोगों को नाम लिया उसमें आप देखिएगा कॉपर का उपयोग किया जाता है। कॉपर की वजह से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो ये आपको साइंस के पार्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कौन बच गया, उत्तराखंड में बोल दिया शायद, राजस्थान, ये सब पीसीएस में इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है। या तो यूपीएससी में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें ऑप्शन दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये पूछ देगा। तो ये भी यूपीएससी में भी प्रश्न इस प्रकार के टॉपिक को कवर करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, आपको मिल जाएगा।
केडियम से एनीमिया के कारण बनता है, केडियम एनीमिया का कारण बनता है, जिससे गुर्दे को नुकसान होता है। साथ ही साथ लेड या सीसा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। नाइट्रेट जो उपयोग किया जाता है पटाखों में, व्यक्ति के मानसिक तौर पर अपंग बना देता है या फिर कोमा तक पहुंचा सकता है नाइट्रेट के अत्यधिक प्रयोग से। तो इन पटाखों में जो कि ये सब रसायन प्रयोग होता है, इस सब के प्रयोग होने से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये आप समझिए। स्वास्थ्य संबंधी इफेक्ट होते हैं। अब पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण अस्थायी या अस्थायी तौर पर बच्चों के सुनने की क्षमता को भी प्रभावित कर देता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए भी जो हमारा भविष्य है कल बनेंगे उनके लिए भी समस्या उत्पन्न कर देता है। अब दीपावली के रात पटाखों के कारण बुजुर्गों की कई समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे बेचैनी या रक्तचाप बीपी में वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक वर्ष पटाखों के अनुचित उपयोग के कारण खासकर देश में अधिकतर हिस्से में पूरी तरह सल्फर और नाइट्रेट का उत्सर्जन बढ़ जाता है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन भी आने वाले समयों में देखने को मिलता है, जो जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक सल्फर और नाइट्रेट होता है, ये भी कहीं न कहीं उसमें सहयोग कर देता है। दीपावली के दौरान इन पटाखों में बढ़ी हुई मांग के कारण इस उद्योग में बड़ी संख्या में बाल मजदूरों को भी शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाल मजदूर वैसे कम इनको पेमेंट देके अधिक काम कराया जा सकता है, इसलिए इस संदर्भ में बाल मजदूरों की भी संख्या देखने को मिलती है, जिसमें कैलाश शतार्थी काम कर रहे हैं। तो इस दौरान देखिए, दीपावली के दौरान कैलाश शतार्थी जी का जो NGO है बचपन बचाओ, वो भी ज़्यादा एक्टिव होकर काम करता है। तो आप चीज़ें समझिएगा, सभी एक दूसरे से जुड़े पार्ट हैं। हम अगर किसी समस्या का चर्चा करते हैं, उसके बहुत से डायग्राम हैं, तो सभी डायग्राम को जब आप समझ जाइएगा तो आप आंसर के करीब होइएगा, एक बेस्ट आंसर के करीब। तो देखिए, अब पटाखों पर प्रतिबंध क्यों उचित नहीं ये समझिए, उचित है क्यों ये समझिए। स्वास्थ्य है प्लस बाल मजदूरी समस्या है, बाल मजदूरी की समस्या इससे देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको यह भी देखने को मिलता है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या देखने को मिलता है। साथ ही साथ जलवायु से संबंधित समस्या देखने को मिल जाता है। अब है कि इसमें पटाखों पर प्रतिबंध उचित क्यों नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, वर्षों से पटाखे के साथ दीपावली मनाते आ रहे हैं, अचानक उन पर प्रतिबंध लगाने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। यह एक सबसे बड़ा प्रश्न है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। प्रचलित मान्यताओं के आधार पर जो चीज़ें कॉन्सेप्ट डेवलप हुई है, उन भावनाओं को यह आहत करती है। और पटाखे दीपावली समारोह का एक अंतर्निहित हिस्सा बनता गया है और यह एक उत्साह के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाना कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस लगाता है। साथ ही साथ यह भी एक चीज़ जानने की चीज़ है, यह केवल न हिंदू समुदाय के बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं, इसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि दीपावली के दिन पटाखों का जो पटाखे फोड़े जाते हैं केवल हिंदू वर्ग से ही फोड़े जाते हैं, इसमें मुस्लिम वर्ग के लोग भी बच्चे हैं, वो उत्सुकता वर्ष फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ईसाई के, जैन के, सभी के बच्चे पटाखों की देखिए, पटाखों का अधिक उपयोग तभी होता है जिनके घर में बच्चे अधिक होते हैं। साथ ही साथ दूसरा कारक है कि समाज में वैसे लोग हैं जो अपने दबाव को, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए अत्यधिक पटाखों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब कारक महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग को जानना चाहिए। अब देखिए, आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय पटाखों की मात्रा को कम करने में सुधार किए जा सकते हैं, जैसे कम आवाज़ वाले, कम प्रदूषण पटाखों की बिक्री को अनुमति देना, अस्पतालों में अनसंवेदनशील क्षेत्रों में पटाखों को लेकर निषेध के नियम बनाए, जैसे कड़ाई से पालन किया जाए। तो ये सब कारक है जो किए जा सकते हैं। इस कारण उचित नहीं है कि धार्मिक भावना और जो और भी इससे जुड़े रिलेटेड जो चीज़ें उसके कारण यह प्रतिबंध उचित नहीं है। अब देखिए कि उपाय किए क्या जा सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। इन सब हालातों में जहाँ उचित भी है, अनुचित भी है, तो उन हालातों में हम कर क्या सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पटाखों में बेरियम साल्ट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। यह एक सबसे बड़ा हानिकारक होता है। बेरियम साल्ट्स के वजह से पटाखे का जो स्तर है, हानिकारक स्तर है, बढ़ जाता है। तो इसके कारण इसे प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
कम उत्सर्जन वाले पटाखों ग्रीन क्रैकर्स का प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसमें पीएम जो पीएम पार्टिकुल मैटर्स है को 30 से 35% कम कर देना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो यह जब किया जाएगा, ये भी प्रयास किया जा सकता है। ग्रीन क्रैकर्स या पटाखों का प्रचलन बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देखिए, अब चीज़ें समझ जाइए कि भारतीय हम लोग हैं ना, अब मैं न्यूट्रल होकर चीज़ों को समझाता हूँ। भारतीयों के पास हर मर्ज का दवा है। सरकार अगर प्रतिबंध लगाती है तो उसका अल्टरनेट निकाल देता है। जब 2016 की बात हो, 2017 की बात हो रही है, तो मैं उस समय दिल्ली में था। दिल्ली में जब था मैं, उस समय प्रतिबंध लगा था, और आप विश्वास मानिए उस वर्ष भी पटाखे खूब लोग जोश से छोड़े थे। यहाँ तक कि मैं जिस फ्लैट में रहता था उस फ्लैट के लोग भी पड़े थे। तो याद रखिएगा कि इसका क्यों हुआ था। अब देखिए, उसमें प्रतिबंध दिल्ली में लगा दिए गए थे। उसमें बिक्री पर प्रतिबंध था, ना कि फोड़ने पर प्रतिबंध था। ध्यान रखिएगा, बिक्री पर प्रतिबंध उस वक्त लगाया गया था, और कुछ समय बाद दिया गया था पटाखा फोड़ना प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अन्य वर्गों में, जब अन्य क्षेत्रों में ऐसा दिया गया था, तो लोग जानते कहाँ से जाके लाए थे पटाखा? हरियाणा, पंजाब से जाके पटाखे लाए थे। मेरे खुद रूम ऑनर जो थे, उन्होंने हरियाणा से जाके पटाखा लाया था। तो समझ लीजिए, अब इस प्रकार के व्यक्ति विशेष की विचारधारा को हम कैसे बदल सकते हैं। और ये कोई गलत काम भी नहीं किए थे, क्योंकि बच्चों का डिमांड उनका था कि हमको पटाखा चाहिए। बच्चा खाना नहीं खा रहा था, तो इस व्यक्ति के पास भी समस्या थी, तो वो करे क्या, तो उन्होंने पटाखा जाके लाया। मैं इस छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। इस तरह के कई ऐसे गार्जियन होंगे जो दबाव में आके पटाखों को लेते होंगे, क्योंकि बच्चे उसमें जिद करते हैं। बच्चों के जिद के सामने तो पूरा सिस्टम क्लब्स हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर प्रतिबंध हम पूर्ण बिक्री प्रतिबंध लगा देते ई कॉमर्स कंपनियों में, जो पूरे देश में विदेश से आपको पटाखे वहाँ पर सप्लाई किए जा सकते हैं, तो वहाँ से भी तो लोग खरीद सकता है। तो दिल्ली एनसीआर में अगर हम प्रतिबंध लगा देते हैं तो यह अल्टरनेट बन सकता है। तो इसको भी प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। तो एक समस्या ये समझिएगा कि इसके उपाय किए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक क्या होना चाहिए। अब देखिए कि पटाखों के संदर्भ में दो तीन चीज़ें आप लोग याद रखिए जो आपको एग्जाम में काम देगा। केवल इसे धार्मिक आधार पर ही मानना सही नहीं है। मैं हमेशा इस्लाम के संदर्भ में बातें बोलता हूँ ना, आज मैं इसके संदर्भ में बातें बोलूँगा, ताकि आप लोग ये समझ सकें मैं न्यूट्रल होकर कोई बातें बोल रहा हूँ। मैं इस्लाम में क्या बात बोलता तो जो मूल प्रवृत्ति है ना, वो हमेशा कायम होना चाहिए, उसको सशक्त करना चाहिए। बाद में प्रचलित मान्यताओं को अगर वो समाज परख नहीं है, समाज में उत्थान नहीं लाता, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। मैं इसमें हमेशा ये लाइन बोलता हूँ ना, सेम इसी केस में आपको ये भी करना चाहिए कि क्या दीपावली के दिन मूल प्रवृत्ति में पटाखे फोड़ने की प्रचलन थी? तो नहीं थी। तो इसे बाद की प्रचलित मान्यताओं के आधार पर इसे विधिकरण करना और उस पर बहस करना या उसको अच्छे तरीके से लागू करना, यह कहीं भी युक्त नहीं है और यह मानवीय स्वरूप नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह मानवीय स्वरूप का परिचायक नहीं है। आप पटाखे फोड़ते हैं, आपका ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकता है, पर यह समाज और जलवायु के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में अगर ऐसी समस्या उत्पन्न है तो उसमें प्रतिबंध, राज्य को ये शक्ति होनी चाहिए कि वो प्रतिबंध लगा सके। अब इसका अगर आप पटाखा का जीत मान लीजिए, इसके बहुत से बहुपक्षीय संदर्भ हैं, तो इसमें आप उन अल्टरनेट को भी लगा सकते हैं जिसमें आप जो ग्रीन क्रैकर्स है उसका उपयोग कर सकते हैं। पटाखों का भी इंजॉयमेंट मिल जाएगा और प्लस आपकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी नहीं आपको आहत होंगी। तीसरा चीज़ है, दो चीज़ें मैं बता दें। तीसरा चीज़ है, अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो उन सभी आयोजनों पर भी इस प्रकार के लागू किए जाने चाहिए जो इस दौरान होते। जैसे अभी मान लीजिए किसी प्रकार का खेल हो रहा है तो उसमें आतिशबाजियाँ की जाती है, तो
उस पर भी ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि मैसेज गलत नहीं जाए आम जनता में। या तो इन प्रतिबंधों में ग्रीन जो खेल आयोजक होता है उस पर एक मानक तय करना चाहिए, लिस्ट दिया जाना चाहिए, एक सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि इस आयोजन में आपको इस प्रकार के क्रैकर्स का यूज हो रहा है जो इको फ्रेंडली है। तो ये समझने की ज़रूरत है हमें या हमारी सरकार को इस प्रकार से कार्य गतिविधि करनी चाहिए जो किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति उस कार्य के प्रति उन भ्रम न स्थिति हो, कोई किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हो। हम अगर बेहतर तरीके से किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं ना तो उसके लिए विकल्प हमारे पास बहुत है, बस सरकार के लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें समझिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं और भी चीज़ें हैं। देखिए एक बहुत बेहतर न्यूज़ है, इसको मैं अंडरलाइन करना भूल गया था पर आप लोग याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईटी कंपनी गूगल पर लगभग 13,037 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया ये आप लोग जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम एकाधिकार के दुरुपयोग के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया गया है। ध्यान रखिए, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है एंड्रॉयड मोबाइल, वहाँ पर कुछ चीज़ें एक तरफी डिसीजन दिया जाता है गूगल ड्राइव के द्वारा। तो ये सबसे बड़ी समस्या देखने को बार बार आ रही थी, इससे गूगल को नोटिफाई भी किया जा रहा था पर समस्या का निराकरण नहीं कर, उसी के संदर्भ में ये चीज़ें आई है। देखिए और भी चीज़ें मैं आपको की नोट्स में अवेलेबल करा दूँ ताकि न्यूज़ बहुत है, लंबा लिस्ट आज मैंने आपको बोला, बहुत से न्यूज़ है आज जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज के आधार पर 2019 में ही विस्तृत जांच के आदेश दिए थे और एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन या टैबलेट निर्माता कंपनियों ने इसके उपकरण के इंस्टॉल करती थी। तो गूगल स्मार्टफोन अनुचित व्यवहार लेकर 2 समझौते करने के आरोप हैं, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन वितरण समझौता एक होता है और दूसरा CCI ने कहा है कि जो MADA के तहत जो पूरे गूगल मोबाइल सूट के तहत प्री इंस्टॉलिंग के लिए अनिवार्य बनाने, इसे इंस्टॉल करने का विकल्प नहीं देने और उसके बेहतर प्लेसमेंट उपकरण निर्माताओं को अनुचित शर्त लगाने के व्यवहार, इसके कारण प्रतिस्पर्धा अधिनियम धारा 4(2)D के तहत उल्लंघन हुआ और ये धारा 4 एकाधिकार दुरुपयोग से संबंधित है। तो इसलिए इस पर जुर्माना लगाया गया और ये इस प्रकार के जुर्माने बहुत ही लाजमी है क्योंकि यह कॉन्सेप्ट है यूरोपियन कंट्रियों में। ये सब जो है ना गूगल या तो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या इस प्रकार कोई भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं तो उनके नियम के साथ चलती हैं। हाल ही में फेसबुक पर बहुत लंबा बड़ा चौड़ा आपको जुर्माना लगाया था यूरोपियन कंट्रियों के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी लगाया गया। तो इस प्रकार के आंकड़े उधर देखने को मिलते हैं पर भारतीय संदर्भ में ना ये सब दबाव मुक्त होकर या तो इस प्रकार के प्रेशर में काम नहीं करते हैं और वो मनमाने तरीके से अपने डाटा का उपयोग करते हैं, अपने मनमाने नियम तरीकों को लागू करवाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं में बहुत सी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इसलिए नियम सबके लिए समान होना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये समझिएगा, इस प्रकार के जुर्माने से जो कंपनियां होती है इको फ्रेंडली होकर काम करना चाहती है। इको फ्रेंडली कहने का मतलब कि जनता जो भी उसके उपभोक्ता होंगे, उपभोक्ता को ध्यान में रखकर नियम कानून बनाएंगे। उपभोक्ता सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके डाटा, उसके सभी चीज़ सुरक्षित सबसे इम्पोर्टेंट उसके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग देखिएगा जुर्माने के तौर पर। और भी चीज़ें मैंने पहले भी स्पष्ट किया था। एक चीज़ और यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस हैं, उनके अरावली पहाड़ी पर एक फार्म हाउस बनाए थे, उनके बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तो यहाँ 2-3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, केस स्टडी के तौर पर इसे यूज़ किया जा सकता है। यूपी में बुलडोजर कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते हैं। तो वहाँ किस संदर्भ में बुलडोजर कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया ये आप लोग समझिएगा, और क्या किसी जस्टिस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई उचित है, तो ये भी आप लोग समझिएगा। तो हाँ, यह उचित है। किसी रूप से पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर अगर कोई प्रभाव छोड़ता है तो वो क्यों नहीं, पीएम क्यों न हो, उन पर भी कार्रवाई करने की शक्ति संस्थाओं को होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए जो विभिन्न
जो सामाजिक दायित्व है उसका निर्वहन न करे। तो ये इसी संदर्भ में इस चीज़ को समझिएगा। देखिए यह हुआ था कि एनजीटी 3 साल पहले ही अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध निर्माण के लिए फार्म हाउस जो बनाए जा रहे थे लगातार गिरा रहा है। तो इसी के संदर्भ में ये घटनाक्रम हुई। तो केस स्टडी के तौर पर इसे आप शामिल कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष पद से नहीं उसके कार्य से महान होना चाहिए, किस प्रकार के कार्य कर रहा है वो समाज के लिए। और एनजीटी मैं आपको क्या बतला था, एनजीटी लगातार चर्चा में है। तो मैं इस साल की यूपीएससी में इस क्वेश्चन को गेस भी किया था टॉपिक को, पर इसके दूसरे पार्ट को पूछा था, उस पार्ट को नहीं। तो इस साल जो 23 में होंगे मेंस, जो भी मेंस हो गए, एनजीटी देखिएगा। एनजीटी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रूप में पूछ सकता है आप लोग प्रश्न, इसे बहुत बेहतर तरीके से कीजिएगा। इससे पहले मैंने आप लोग इस पर वीडियो 2-3 बार एनालिसिस कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाए। देखिए एक महिला आईएएस को प्रताड़ित कर रहा था विशेष पुलिस आयुक्त, प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो इसे भी केस स्टडी के तौर पर आप यूज कर सकते हैं कि किस प्रकार से पद का दुरुपयोग किया जाता है महिला उत्पीड़न के संदर्भ में। तो महिला उत्पीड़न के विभिन्न, ऐसा नहीं कि महिला उत्पीड़न केवल अनपढ़ लोग ही द्वारा किया जाता है, पढ़े लिखों द्वारा भी अधिक किया जाता है। अनपढ़ों के द्वारा देखा गया है उनसे हिंसा की जाती है, उत्पीड़न के स्तर जो अलग अलग है वो नहीं देखने को मिलता। पर जो पढ़े लिखे हैं वो एक अलग तरीके का उत्पीड़न करते हैं, जैसे मानसिक उत्पीड़न होता है। मानसिक उत्पीड़न और भी खतरनाक हो जाता है किसी महिला विशेष के लिए। उनमें समाज के प्रति डर की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो चाहकर भी स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकती। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, केस स्टडी के तौर पर इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए जलवायु परिवर्तन चुनौतियों निपटने के लिए एकजुटता जरूरी है। देखिए कल आपको मैंने एक पिक्चर स्लाइड भी शेयर किया था इससे रिलेटेड, तो आप लोग देखिएगा, देखे होंगे ग्रुप में तो ध्यान दिए होंगे। यह टॉपिक यूपीएससी के जीएस पेपर 3 जलवायु परिवर्तन उससे संबंधित नीतियों को कवर करेगा। स्टेट पीसीएस वाले अपने टॉपिक को टैली करा लीजिएगा। तो देखिए इस योजना में क्या हुआ था, जो अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो आए हुए हैं, वो गुजरात के केवड़िया में गुरुवार को मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की। तो पीटी फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा, मिशन लाइफ कहाँ से शुरुआत किया गया, किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और यह मिशन लाइफ आपको गुजरात के केवड़िया और भी योजना के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में किस योजना के लिए केवड़िया जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना वहाँ से लागू की गई थी। वैश्विक कार्य योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी असर के धरती को बचाना, ऐसा इस अवसर पर कहा गया। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ चुनौतियां सामने रखी, उसकी बात की गई है। और देखिए ये सब आपको मेंस में आपको कवर कर सकता है पॉइंट। और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कितनी बार आप लोगों को चर्चा किया हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। जलवायु पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, मौसम अनिश्चित हो रहा है। ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर नहीं छोड़ा जा सकता, धरातल पर काम करना होगा। मिशन लाइफ P3 यानी प्री प्लेनेट पीपुल, प्रो प्लेनेट पीपुल के एक आइडिया को मजबूत करता है। 3P याद रखिएगा, एक प्रो हो गया, एक पीपुल हो गया और एक प्लेनेट हो गया अर्थात धरती। यह कॉन्सेप्ट इस प्रकार जब भी दिया जाता है एलओडीजी आपको प्रश्न में पूछा जाता है 3P क्या है, तो आपको जलवायु परिवर्तन से संदर्भ है, तो आपको इस प्रकार से चीज़ें समझनी होगी। अब मैंने पहले भी आप लोगों को जलवायु परिवर्तन को टॉपिक में पढ़ाया, तो मैं क्या बोलता था, कागजी स्तर पर किसी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, धरातल स्तर पर उसका वास्तविक समाधान करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैंने आपको यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी बातें बोला था कि जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, युद्ध समस्या नहीं है। विश्व के पास युद्ध से भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ी समस्या। अगर इस पर काम समय पर नहीं किया जाए, आने वाले 200-300 सालों में प्रकृति एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी जहां वह स्वयं का विनाश करना शुरू कर देगी। तो मानव उस वक्त कुछ नहीं कर पाएगा, चाह कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, मानव प्रकृति को संतुलित नहीं कर पाएगा। प्रकृति जब अपना कार्य करती है तो उसके नियम कानून अपने होते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि उस संदर्भ में प्रकृति संतुलन बनाए रखे उन समस्याओं के। तो जलवायु परिवर्तन आने वाले समय में विश्व की सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी।
तो जो बातें बार बार की जा रही संस्थाओं द्वारा, मैंने भी उस दिन बात बोला था, युद्ध सबसे बड़ी समस्या नहीं है, राजनीतिक वर्चस्व कायम करना वर्तमान सबसे बड़ी समस्या नहीं है कि रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहे हैं, वही विश्व की सबसे बड़ी समस्या। जलवायु परिवर्तन में सभी देश अपनी जवाबदेहिता को तय करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यह तय हो जाता तो अभी आगे चीज़ें होंगी। तो इसी आयोजन में देखिए वैकल्पिक ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में का बातें की गई, रीयूज़ और रिसाइकिल के सर्कुलर इकोनॉमी सदियों भारतीय के जीवन संस्कृति का हिस्सा है, तो इसे संदर्भ में भी बातें की गई। साथ ही साथ इसमें आधिकारिक रीयूज़ और रिसाइकिल जो सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा अपनाने को कहा गया, और साथ ही साथ मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली संबंधित किताब, लोगो, टैगलाइन भी जारी किया गया है। और भी इससे रिलेटेड जो चीज़ होंगी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग देखिएगा, समझिएगा। और देखिए आदतें बदल कर हम पर्यावरण बचा सकते हैं। यहाँ आदतें दिए गए, ऊर्जा बचत हम किस तरह कर सकते हैं। तो एसी का तापमान 24 डिग्री पर रखना है। साथ में जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना, लाल बत्ती वाले वाहनों को बंद करना है, एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट का इस्तेमाल कम करना, ज़रूरत पड़े तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को ऑफ रखना। तो ये सब देखिए आदतें। पानी हम कैसे बचा, सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधित आदतें हम कैसे बदल सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें गाइडलाइन होती है। अगर कोई व्यक्ति विशेष इस प्रकार के कार्यशैली करता है ना, तो उसका आउटपुट पर्यावरण पर देखने को मिल जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि पर्यावरण को एक आम व्यक्ति किस रूप से सही कर सकता है या उसमें योगदान कर सकता है, तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग इसे, आपको जब पेपर मिलेगा तो ये पेपर कटिंग कर लीजिएगा। देखिए आपको एक मीटिंग हो रहा है 90 जो महासभा इंटरपोल का रहा, उसी में सीबीआई ने अपराधों से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करने की प्रणाली मजबूत करने के लिए, भगोड़ों को पता लगाने के लिए, आतंकी फंडिंग रोकने के लिए, बाल उत्पीड़न से संबंधित लगाम लगाने के लिए इससे संबंधित चर्चा की है, जिसमें बहुत से देशों के साथ चर्चा हुई। देखिए ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जापान, भूटान, नामीबिया, बहरीन, रूस, कनाडा, ओमान, सर्बिया, मलेशिया, मंगोलिया समेत 20 देशों से इस संदर्भ में द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं, बैठक हुई हैं। देखिए ऑस्ट्रिया ने आपराधिक खुफिया सेवा बुंडेस्क्री मिलान मठ के निदेशक जो है जनरल एंड्रियास होल्डर्स ने के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई प्रतिमंडल ने साइबर अपराध के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए सीबीआई को सराहना किया है और कहा है कि इसके लिए उनके देश में अन्य पड़ोसी देशों में धोखाधड़ी की भारी कमी आई है। इंटरपोल की अगली महासभा कहाँ होगा? ऑस्ट्रिया में होगा। ध्यान रखिएगा, अभी भारत में हो रहा है। 91 सभा कहाँ होगी? ऑस्ट्रिया में होगी। ये सब पीटी फैक्ट है आप लोग। और सीबीआई के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बात बता चुका हूँ, न्यूज एनालिसिस कर चुका हूँ। इंटरपोल के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, तो आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। अब देखिए एक पीटी फैक्ट यहाँ भी है, इसे भी कवर कर लीजिए। भारत अमेरिकी सेनाओं ने किया संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ, याद रखिएगा। यह 2019 में विशाखापट्टनम हुआ था। वर्तमान में आपको विशाखापट्टनम 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास चला जाता है। मानवीय यह अभ्यास है जिसमें 3 सेनाएं भाग लेती है। और इसके संदर्भ में देखिए कुछ और भी दिए गए, इसे अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। इसे याद रखिए किनके बीच हुआ टाइगर जो ट्रायम्फ किनके बीच होता है? भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें। आगे बढ़ने से पहले देखिए एक और न्यूज़ है, यह भी जो मिस्त्री थे, जो टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष जो रहे थे साइरस मिस्त्री, उनकी मृत्यु के बाद भी यही स्थिति देखने को मिले है। कागजों से सड़क पर नहीं पहुंच पाया संशोधित मोटर वाहन से संबंधित। देखिए मोटर वाहन के संदर्भ में मैंने पहले भी वीडियो एनालिसिस कर चुका हूं, तो आप लोग उसे देखिएगा ताकि और भी चीज़ें स्पष्ट हो। इसके संदर्भ में आंकड़े दिए गए हैं कि क्या ड्रॉबैक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए पेपर आपको है ना बहुत सजग करता है टॉपिक से कि यूपीएससी में कौन सा टॉपिक लगातार चर्चा में है, पीसीएस में कौन से टॉपिक लगातार चर्चा में है, तो जो प्रश्न आपको क्रिएट करके देगा। तो पेपर एनालिसिस आप लोग जरूर करिए, देखिए, समझिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट, तो आप लोग है ना थोड़ा सा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और भी अधिक से लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। 10,000 लोग जो सब्सक्राइबर की संख्या उसे जल्द से जल्द पूरा करने का हमारा सहयोग दीजिए।
कमेंट कीजिए, और जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़िए और ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो बहुत सी चीज़ें आपको लाभ होगा वहाँ से, तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है। टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक शेयर किए जाते हैं, तो वहाँ से आप लेके डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार जुड़िए। और 299 रुपया मात्र पैक का रखा है, दाम रखा गया है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस की पॉइंट का। तो यह मुझे नहीं लगता है कि 1 साल का करेंट अफेयर्स जो दिया जा रहा है इतने विस्तृत रूप से, इससे कम मात्रा में कोई देता होगा। पर आप लोगों को लगता होगा कि नहीं ये क्यों रखा गया, ये इसलिए रखा गया। देखिए, मैं बहुत न्यूनतम फ़ी एफर्ट करवाता हूँ स्टूडेंट से, जो सॉफ्टवेयर में जो खर्चा हो रहा है वो उससे निकल जाए। साथ में जो अभी मैं गूगल प्ले स्टोर की बात न कर, वहाँ पर हम लोग को कुछ देना पड़ता है हर साल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कुछ हम लोग खर्च करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा सा ये खर्च व्यय बढ़ जाता है, जिसके कारण इतनी मात्रा। और हम लोग न्यूनतम फ़ी पर वर्क करते हैं। हम लोग देखिए, अगर आप ही सोचिए, देखिए कितना इससे हमारा लाभ होता होगा। हम लोग 2000-3000 फी नहीं रखते हैं, पर इतना विस्तृत रूप से कार्य आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलता होगा, ये भी मैं मानता हूँ। समस्याएं विकट है। कुछ कमेंट बहुत बेहतर आया है। कल एक किसी अभ्यर्थी ने ये बोला कि हिंदी भाषा, हिंदी एस्पिरेंट के क्षेत्र में आप बेहतर काम कर रहे हैं। इस प्रकार के जब भी कमेंट आते हैं ना, तो अंदर से मोटिवेशन बढ़ता है कि लोग समझ रहे हैं कि समस्या क्या है और मैं उस समस्या के समाधान में अपना योगदान कर रहा हूँ। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसी संदर्भ में आगे बात करेंगे। देखिए, भाजपा ने एक बहुत ही बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया लोकतंत्र को जीवंत उदाहरण के रूप में। इसे केस स्टडी के तौर पर देखिएगा। जो देखिए, शिमला में चाय बनाने वाले के लिए भाजपा ने बदल दी मंत्री भारद्वाज की टिकट। देखिए, एक आम व्यक्ति को टिकट देना लोकतंत्र को जीवंत रखने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। यह सभी पार्टियों में होनी चाहिए, केवल ये भाजपा में ही नहीं होनी चाहिए, विभिन्न पार्टियों में भी इस प्रकार के होने चाहिए। कि इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति आती है तो इससे लोकतंत्र सशक्त होता है। लोगों में जनता में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता है कि हमारी भागीदारी बढ़ रही है। और एक होता है ना, कॉन्सेप्ट है ना, लोकतंत्र क्या है, तो जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन जो है, उसको कहीं ना कहीं इस आदर्श वाक्य को यह कहीं ना कहीं उचित ठहराता। तो इस प्रकार के जब भी कदम आएंगे तो केस स्टडी के तौर पे इसे यूज कीजिएगा। चलिए, नीचे हम लोग बात करेंगे। देखिए, फिर पराली के संदर्भ में यहाँ आंकड़े दिए गए हैं, मैं पहले भी चर्चा किया हूँ। अब पराली के संदर्भ में जो हालिया घटनाक्रम है, इसे आप लोग याद रखिए। सारे डाटे यहाँ पर दिए। 2000 वर्ष से पराली जलाने कहाँ कितना प्रदूषण में असर हुआ है। तो हरियाणा में 73%, दिल्ली में 55%, मध्य प्रदेश में 42%, राजस्थान में 23%, पंजाब में 14%, उत्तर प्रदेश में 8.4%। सभी आंकड़े आप लोग को यहाँ दे दिए गए हैं। इसे बेहतर तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आंकड़े आप लोग को पराली समस्या में इनपुट करने के लिए बेहतर विकल्प देगा, जो आपका आंसर राइटिंग को और भी इम्प्रूव करेगा। तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें दी गई हैं उसको पढ़ना सही बात नहीं है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर है, रक्षा उत्पादन में 2025 तक 22 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया, जो हमारे रक्षा मंत्री उनके द्वारा किया गया। और अभी लगातार आप चर्चा में होगा, चल रहा है, जो आपको डिफेंस एक्सपो के मौके पे यह बोला गया है। इन्वेस्ट इन डिफेंस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात की गई है। भारत का लक्ष्य 22 अरब डॉलर अर्थात लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये लक्ष्य लेकर चल रही है रक्षा उत्पाद को लाने के लिए। तो इसे देखिए, ये सब चीज़ें आपको आंकड़े याद रखने हैं, ताकि मैं लगातार आपको इस पर न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, वहाँ पर डाटा आप लोग कवर करते रहिएगा। 12 अरब डॉलर इसे बढ़ाकर इसे 2025 तक 22 अरब डॉलर करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। तो ये सब आंकड़े आप लोग प्रयोग करते रहिएगा। नया नया आंकड़ा आते रहेगा, तो आंकड़ों का की नोट्स में उपयोग कर लेना है, उसमें एडिट करते चलना है, जितना आंकड़ा आप लोग को मिलता जाएगा। बाकी टॉपिक मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, तो उसे देखिएगा। देखिए, कितनी अदुष्टता है, स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं देश में, वो किस प्रकार से हावी हो रही है। देखिए, प्लेटलेट्स जो खून की कमी हो जाती है, उसमें खून जो चढ़ाया जाता है, उसके जगह मौसमी का जूस चढ़ाने का आरोप अस्पताल सील कर दिया गया प्रयागराज यूपी में। अब ये हठधर्मिता ही है किसी संस्थान के द्वारा कि
किसी व्यक्ति को खून चढ़ाने के एवज में आप उसे जूस चढ़ा दे रहे, प्लेटलेट बैग उस जिसमें मौसमी का जूस होने का आरोप परिजन लगा रहे थे। यह पैक भी दिखाया गया है। तो देखिए इसके संदर्भ में अगर ये बातें हैं सही तो स्वास्थ्य महकमा किस रूप से कमज़ोर प्रतीत होता है यह समझने की ज़रूरत है। और इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य क्षेत्र में है उसे दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए कि इस प्रकार के जो कृत होते हैं वो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो आचरण किए जाते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में इस किसी न किसी रूप से हानिकारक होते, इससे देखा देखी और भी लोग प्रभावित होंगे और इस प्रकार काम करेंगे। झोला छाप जो डॉक्टर होते इसी का उपज है, उसको नियमबद्ध करना चाहिए। सब सभी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। तो केस स्टडी के तौर पर इसे यूज़ करिएगा आप लोग, केस स्टडी के तौर पर इसे यूज़ कर देखिए। फिर देखिए जखीरा प्राप्त हो रहा है कोलकाता से, इतना पैसा लोग वहाँ से निकल रहा है छापामारी में, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो गेमिंग में आपको फिर देखिए यहाँ पर पकड़ा गया है। तो इस प्रकार के आंकड़े ना केस स्टडी के तौर पर आप लोग यूज़ कीजिएगा कि कहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिलता है, तो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखिए चंद्रयान 3 के संदर्भ में एक न्यूज़ आया है जिसमें इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण अगले साल जून में प्रक्षेपण यान मार्क 3 या LVM जो इसे बोला जाता है 3 उससे किया जाएगा मार्च में, अगले साल 2023 में जून में यह किया जाएगा। तो याद रखिएगा PT फैक्ट है, इसे कवर कर लेना है। और लास्ट सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन विक्रम लैंडर के चंद्रमा सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण यह चंद्रमा के रोवर उतरने में भारत का पहला प्रयास विफल हो गया था। तो ये सब PT फैक्ट है, आप लोग को कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आज इसे ज़रूर पढ़िएगा। इतिहास का जो आवश्यक है, इतिहास का पूर्ण लेखन। जो पहले का इतिहास हुआ करता था केवल हम किस संदर्भ में, डेटों के संदर्भ में या किसी व्यक्ति विशेष के यात्रा वृत्तांत के रूप में ही अपने इतिहास का लेखन करें या उसके पूर्ण लेखन की व्यवस्था को कायम करें, जिसमें देखिए इतिहास हमेशा शौर्य का होता है, कृति का होता है और पराक्रम का होता है। तो ये आपको देखिएगा उसके संदर्भ में कृति क्या रही, शौर्य क्या रहा, उसका योगदान क्या रहा, उसका इतिहास होना चाहिए, ना कि किसी के यात्रा वृत्तांत के रूप में जो अतियुक्तियाँ दी गई है उसके संदर्भ में होना चाहिए, या किसी कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए होना चाहिए। जैसे ब्रिटिश सरकार ने इंडिक स्रोत की बात की गई है, जिसमें इंडिक शब्द उतना ही खतरनाक है क्योंकि जब हम इंडिक कहते हैं तो मध्यकाल के इतिहास लेखन में इंडिक स्रोत भी फारसी स्रोत के अभिन्न अंग है। तो फारसी स्रोत कहाँ का था, अरब कंट्रियों का था, यह भारतीय संदर्भ में नहीं था भारतीय इतिहास लेखन के। तो ये भी बातें की गई, वहाँ के आइडियोलॉजी को यहाँ पुट किया गया जो कहीं ना कहीं इतिहास लेखन को प्रभावित करता है। और मध्यकाल में जो इतिहास भारतीय भाषाओं में लिखा जा रहा था उसमें भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए पूर्ण लेखन होना बहुत जरूरी ये लेखक के द्वारा माना जा रहा है। तो यह भी चीज़ें आप लोग जानना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है, देखिए यहाँ पर हाँ देखिए धारणा कितना गलत है यह भी आप जानिए इतिहास लेखन का। दूसरी ओर यात्रा साहित्य के आधार पर इतिहास खोजने के कारण यह भ्रांत धारणा बनाई गई कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने और वैसे ही कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। क्या कोई व्यक्ति किसी देश का खोज कर सकता है जो देश की अपनी संस्कृति, अपनी आचरण है, अपनी भू क्षेत्र है, वो रास्ते का खोज करता है। रास्ते किसी देश, मान ली X देश से Y देश पहुंचना है तो इस रास्ते का क्या है, मार्ग है, इसकी खोज कर सकता है, न कि X देश की खोज होगा न Y देश की। वो तो पहले से ही चली आ रही है, भूभाग की संस्कृति है, रहन सहन है, उसके अपने आयाम है। तो उस कॉन्सेप्ट को देखिए इतिहास लेखन ने किस तरह गलत तरीके से पेश किया। हम लोग क्या पढ़ते हैं GS में और सभी जगह धड़ल्ले से यूज होता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, 7 महाद्वीपों की खोज किसने की। तो ये सब जो धारणा है ना, गलत कॉन्सेप्ट है। हमने रास्ते की खोज की, उस तक पहुंचने की जो मार्ग है उसकी खोज की, न कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव कभी आज ही जन्म लिया है। आज ये व्यक्ति गए हैं, मान लीजिए कोई
ये व्यक्ति गया है इस क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव पर और उसकी खोज कर दिया। नहीं, ये नया एक आइडियोलॉजी है या नया चीज़ है। तो इतिहास लेखन कितना गलत और भ्रामक है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसलिए यह ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट चेंज किया जाए और इन चीज़ों पर बदलाव किया जाए। तो ये लेख है जो है ना रजनीश कुमार शुक्ल जी का, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि नहीं इतिहास लेखन में वास्तविकता कितना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, विश्व का आपूर्तिकर्ता बन सकता है भारत। इसके संदर्भ में बातें मैं लगातार कुछ दिनों से कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग के मैंने कल भी बात बोला था कि जब भारत उपभोक्ता के तौर पर अधिक बढ़ेगा, विश्व में अपना अलग स्थान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करेगा, तो विश्व इसकी इन अन्य बातों को भी मानेगा। जो बातें जो वर्तमान में वो दबाव में कह रहा है कि आतंकवाद जैसी समस्या का समाधान होना चाहिए, जलवायु परिवर्तन में जवाबदेहिता तय होनी चाहिए, या WHO का मामला हो, WTO का मामला हो, वैश्विक समुदाय में भागीदारी की बात हो, संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की बात हो, सभी की बात तभी मानी जाएगी जब हम मैन्युफैक्चरर बनेंगे, विश्व को गुड्स सप्लाई करेंगे और एक सशक्त दबाव की स्थिति में होंगे। तो यह जल्द ही जल्द पूरा होगा। मैंने कल आपको बताया था ना 15 से 20 साल वेट कीजिए, भारत की बात सभी विश्व के लोग मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी उपभोक्ता संख्या भी है और बाजार के रूप में उभर कर सामने है। देखिए इस लेख में वही बातें की गई है जो मैं बातें बोल रहा था कल। तो देखिए समझिए कि 22-23 विकास दर का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा चीन के संदर्भ में, जो घटाकर 3.2 कर दिया गया है। और 90 के बाद चीन पहली बार ऐसा इतनी धीमी गति से बढ़ रहा है। और इसके कारण बहुत से कारण हैं वहाँ पर, जैसे जीरो कोविड नीति का खपत कर रहा है, गिरावट संपत्ति बाजार, लंबी चली मंदी वहाँ पर है, निर्यात मांग में गिरावट, ताइवान के प्रति आक्रामक रवैया आदि बहुत से कारक है चीन में मंद। वहीं दूसरी तरफ भारत संबंध में स्थापित कर रहा है, भारत चीन के विकल्प बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा। भारत ऑस्ट्रेलिया जापान चीन निर्भरता कम करने के त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर विचार कर रहा है। पिछले दिनों जो है विश्व बैंक ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था 2022-23 में दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी वृद्धि के रूप में देखने को मिले, जहाँ 6.5% की दर से वृद्धि होगी। और साथ ही साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जल्द ही हम 4थी अर्थव्यवस्था बनेंगे। वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए आर्थिक सुधार किए गए, जिसमें 70,000 से अधिक स्टार्टअप है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो यह भी याद रखिए आप, भारत में डिजिटलाइजेशन क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी है। इस पर मैंने भी पहले चर्चा किया हूँ, डिजिटल क्षेत्र कितना बेहतर तरीके से उपयोग किया जा रहा है भारत के लोगों के द्वारा, भारतीय संस्थाओं के द्वारा। वैश्विक मंदी की चुनौती के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रिकॉर्ड बढ़ोतरी। देखिए विश्व में मंदी है, वैश्विक मंदी की विभिन्न चुनौतियां जैसे रूस यूक्रेन संकट है, ताइवान चीन संकट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, बहुत से डायग्राम यहाँ पर शामिल, जिसमें भारत में FDI आना, वो भी उच्चतर दर पर आना, लगभग 88 के आसपास, 88 अरब डॉलर के आसपास आना, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भारत में जो विश्वास कायम हुआ है वो दूर दूरांतर तक है। और जो विकास दर है 6.5, इससे लाभ सभी देश के निवेशक लेना चाहते हैं, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इसी प्रकार जो विदेशी मुद्रा भंडार, हमारा प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा भंडार, वो करीब 550 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि हम लोग 651 स्तर पर पहुंच चुके थे, पर मंदी जो मैं बात कर रहा हूं उसके कारण अभी 500 550 है, जो हाल में मैंने डाटा भी आप लोग को दिया था। और जो दुनिया की चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, ध्यान रखिएगा, इतने स्तर पर प्राप्त करके जो चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार हम लोग रखते हैं, तो यह भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत तेज़ी से ऊपर चढ़ते हुए 40वें स्थान पर आ गया है। तो ये सब आंकड़े आप लोग को उपयोग आएंगे आने वाले समय में। और भारत करीब 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की, और इससे एक बड़ी संख्या तकनीकी और पेशेवर दक्षता के सुसज्जित है, अर्थात कौशल विकास उसे दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगा। और समय के साथ आत्मनिर्भरता भारत अभियान, उत्पादित आधारित जो प्रोत्साहन है, PLI स्कीम में बार बार चर्चा करता हूँ, यह भारत का एक 360 डिग्री टर्निंग पॉइंट के रूप में लेकर आएगा। क्योंकि देखिए बहुत से पहले योजनाओं में इन्वेस्ट किया जाता था, वह टारगेटेड करके जो विश्व की
ज़रूरतों को पूरा करेगा। उन योजनाओं को PLI योजना के तहत 14 उद्योगों को टारगेट किया गया, उनको इनोवेटिव करने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए, उसके डायग्राम में बदलाव करने के लिए यह चीज़ किया, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। करीब 2 लाख करोड़ के आसपास प्रोत्साहन राशि दी गई है। तो इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग हब हम लोग डेवलप होंगे। और साथ ही साथ देखिए, विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है सेज जिसे बोला जाता है, नई अवधारणा पेश कर रहा है। सेज अंतर्राष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय बाजार में विनिर्माण करने, उत्पादक की वृद्धि कर रहा है। नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, आयात में कमी करने की मदद करेगा। साथ ही साथ देखिए, यह FTA जो है ना, समझौता, मुक्त व्यापार समझौता भारत कई देशों के साथ कर रहा है, जिसमें क्वाड के कारण उद्योग कारोबार तेज़ी से बढ़ रही है। संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया साथ FTA के मूर्त रूप देने के बाद अब यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद 6 देश जैसे दक्षिण अफ्रीका और फिर अमेरिका, इजराइल के साथ इसके लिए वार्ताएं चल रही है। तो भारत FTA लगातार करेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग या भारत के उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी होगा और भारत में तेज़ी से इन सब चीज़ों को उपयोग लागा। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, प्रोत्साहन के लिए, उत्पादन लागत को घटाने, स्वदेशी उत्पादों को गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने, शोध नवाचार फोकस करने आदि सभी विकल्प को, लॉजिस्टिक लागत कम करने इत्यादि, श्रम की शक्ति, नई डिजिटल कौशल, योग्यता सुशासित करने रणनीति पर काम करेगी, आगे बढ़ेगी। और इस प्रकार देश जो हमारा आने वाले कुछ समय में बेहतर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। और जो चीन अभी जिसको वरीयता प्राप्त है ना, वहाँ पर भारत होगा। अब भारत जब इस संदर्भ में हो, तो जो चीन कर रहा है ना ग्लोबल स्तर पर, वो भारत करेगा। अब भारत और चीन में अंतर बस यह है कि वो साम्यवादी प्रवृत्ति के रूप में करता है, ट्रैप के रूप में करता है, पर भारत एक वसुधैव कुटुंबकम के संदर्भ में करता है, सभी देशों को समान आधार देता है। भारत की विदेश नीति और अन्य देशों की विदेश नीति में मूल अंतर यही है कि भारत देश को उसकी भावनाओं के साथ कार्य करता है। तो बेहतर यह समझने की ज़रूरत है, हम बहुत ही बेहतर स्थिति में होंगे, ये सब चीज़ें कवर होगी। चलिए नेक्स्ट फिर हम लोग कल मिलेंगे नए एक वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ युक्ति IAS के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।